कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां पीछे देखो तो सब कुछ धुंधला लगता है और आगे देखो तो अंधेरा। लेकिन किसी किसी मोड़ पर एक रोशनी होती है। वो रोशनी झूठ की होती है, पर ऐसा झूठ जो सच्चाई से कहीं ज्यादा कीमती होता है। और जब वो झूठ मां के होंठों से निकला हो तो समझ लो कि उसमें कोई चाल नहीं होती, उसमें सिर्फ एक दुआ होती है। मैं उस सुबह को कभी नहीं भूल सकता जब मां ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। और उस एक झूठ से मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मेरा नाम आरव है, एक ऐसा लड़का जो हमेशा खुद को बहुत समझदार समझता था, पर दिल के मामलों में शायद जिंदगी के सबसे बड़े बेवकूफों में से एक था। मैं छोटे शहर देहरादून में पला बढ़ा, पहाड़ों के बीच, बारिश की खुशबू में और मां की गोदी में। हम ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन मां के झूठ ने हमेशा हमें अमीर बनाए रखा। उन झूठों में जो कहती थी कि तेरे पापा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जबकि वो सालों से लापता थे। मैं तब क्लास 12 में था जब ये कहानी असली मोड़ पर आई। मां ने हमेशा मेरी पढ़ाई को सबसे ऊपर रखा और मैं भी एक औसत बच्चा था, न बहुत तेज न बहुत कमजोर, पर मेरे सपने बड़े थे। इंजीनियर बनना चाहता था, पर दिल में कहीं एक डर भी था, क्या हम ये अफोर्ड कर पाएंगे। उसी साल बोर्ड एग्जाम्स के बाद मां की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। शुरू में तो मामूली लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि मां ज्यादा थकने लगी थी, खाना छोड़ने लगी थी। एक रात जब मैंने उनका माथा छुआ तो आग की तरह तप रहा था। डॉक्टर ने कहा, मां को कैंसर है, स्टेज 2। मां ने मुझसे कुछ नहीं कहा, हर दिन हंसती रही, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं खुद रिपोर्ट्स पढ़ चुका था, लेकिन मां ने कहा, डॉक्टर कुछ ज्यादा सोच रहा है, बस विटामिन की कमी है। वो झूठ था, मैं जानता था, पर फिर भी उस झूठ ने मेरे अंदर की हिम्मत को जिंदा रखा। मां का वो झूठ मेरे लिए एक कवच बन गया, एक ऐसा कवच जिसने मुझे टूटने से बचाया। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे। मैंने पढ़ाई छोड़ने का सोचा, लेकिन मां ने एक और झूठ बोला, तेरे पापा ने कुछ पैसे भेजे हैं। मैं जानता था पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मां ने मुझसे ये कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने बहुत पहले ही बता दिया था। पर वो झूठ कि पापा ने पैसे भेजे हैं, उस झूठ ने मुझे फिर से किताबें खोलने पर मजबूर किया। रात रात जागकर पढ़ता था, एक तरफ मां का इलाज, दूसरी तरफ मेरी तैयारी। पर मां ने कभी शिकायत नहीं की, उल्टा हर सुबह मुझे चाय पकड़ा कर कहती, तेरा सपना मेरा सपना है बेटा, बस एक बार आईआईटी क्लियर कर ले, फिर मैं नाचूंगी तेरे लिए। मैं जानता था वो झूठ है। मां इतनी कमजोर हो चुकी थी कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी हाँफ जाती थी, लेकिन उनका ये झूठ मुझे खड़ा रखता था। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो सुबह कुछ अलग थी। मां उठी नहीं। मैंने उठाया तो उनकी सांसें बहुत हल्की थीं। हॉस्पिटल ले गया, पर डॉक्टर ने सिर हिला दिया। उस वक्त एक नर्स ने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया, मां की लिखी चिट्ठी। बेटा आरव, मैं जानती हूं तू सब जानता है। ये बीमारी, तेरे पापा और मेरी हंसी के पीछे छुपा हर आंसू। लेकिन बेटा, हर मां को हक है कि वो अपने बच्चे के लिए एक बेहतर झूठ गढ़ सके। मैंने तुझसे जो कुछ भी छुपाया वो तेरी ताकत के लिए था। अगर तुझे कह देती कि मेरे पास समय कम है तो तू अपनी पढ़ाई छोड़ देता। मैंने जो भी किया बस इसलिए किया क्योंकि तुझे उड़ते देखना चाहती थी। अब तू उड़, मेरे हिस्से की भी उड़ान भर। तेरी माँ। मैं फूट फूट कर रोया। उस दिन पहली बार लगा कि माँ का हर झूठ मेरी सबसे सच्ची दौलत था। उन्होंने हर जख्म को अपने सीने में छुपा लिया ताकि मैं मुस्कुरा सकूं। उनके झूठ ने मुझे टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। आज मैं इंजीनियर हूं और हर महीने एक एनजीओ को डोनेट करता हूं जो कैंसर पेशेंट्स के बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है। क्योंकि मैंने माँ के उस झूठ से सीखा है कि अगर किसी की जिंदगी में उजाला लाना है तो कभी कभी सच्चाई से बड़ा हथियार झूठ भी हो सकता है। बस इरादा सच्चा होना चाहिए। और यही था माँ का वो झूठ जिसने मेरी जिंदगी बचा ली। अस्पताल की इमारत से बाहर निकलते वक्त आसमान धूप से भरा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो किसी ठंडी रात की तरह चुप और ठहरा हुआ था। माँ को गए अभी 5 महीने ही हुए थे और मैं अब भी रोज उनकी चिट्ठी खोलकर पढ़ लेता, जैसे उसमें कोई नया जवाब छुपा हो जो कल नहीं मिला। पर एक बात माँ की हमेशा दिमाग में गूंजती रहती, अब तू उड़, मेरे हिस्से की भी उड़ान भर। उसी उड़ान की पहली सीढ़ी थी वो एनजीओ, सपनों की किरण, जहां पहली बार मुझे लगा कि माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। लेकिन शायद अब मैं किसी के लिए वो बन सकता हूं जो माँ मेरे लिए थी। मैं हर हफ्ते वहां जाता, बच्चों को पढ़ाता,
उनके साथ वक्त बिताता। एक दिन वहां एक लड़की आई, सिया, उम्र कोई 13 साल, बाल कंधों तक, आंखों में किसी जले हुए सपने की राख। पहले दिन उसने किसी से बात नहीं की, बस एक कोने में बैठी रही। लेकिन जब क्लास खत्म हुई तो उसने मेरी ओर देखा और बिना कुछ बोले चली गई। उस नजर में कुछ ऐसा था जैसे वो मुझे पढ़ रही हो। अगले हफ्ते फिर आई, लेकिन इस बार उसने सवाल पूछा, अगर कोई बहुत अच्छा सपना देखे और उसे पता हो कि वो पूरा नहीं हो सकता, तो क्या उसे सपना देखना छोड़ देना चाहिए? सवाल सीधा था, पर आवाज में जो कंपन था वो मेरी मां की थकी हुई सांसों जैसा था। मैंने जवाब दिया, सपने सच हों या नहीं वो जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि वो तुम्हें चलना सिखाते हैं। उसने हल्की सी मुस्कान दी और पहली बार अपनी कॉपी खोलकर मेरे पास आकर बैठ गई। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा और उसकी कहानी खुलने लगी। सिया की मां कैंसर से जूझ रही थी, स्टेज 3। पापा बचपन में छोड़कर चले गए थे। घर में अब कोई कमाने वाला नहीं था। मां घर में राखी बनाकर बेचती थी, लेकिन अब तो वो भी मुश्किल होता जा रहा था। सिया का एक सपना था, एक दिन अपनी मां को किसी बड़े अस्पताल में इलाज दिलवाना और खुद डॉक्टर बनना, ताकि किसी और की मां को वो दर्द न सहना पड़े। उसकी आंखों में वही जुनून था जो कभी मेरे अंदर मां ने जिंदा रखा था। लेकिन अब वहां डर भी था, हारने का डर। मैं उसे पढ़ाने लगा। उसकी क्लास के बाद उसे मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करवाई। दिन भर कॉलेज, शाम को ट्यूशन और फिर सिया को पढ़ाना। कई बार थकान होती, लेकिन जब सिया पूछती, भैया आप कभी हारने से नहीं डरते, तो मैं बस मुस्कुरा देता, क्योंकि मैं जानता था डरता हूं। लेकिन मां के झूठ ने सिखाया है कि डर को सीने में दबाकर कैसे मुस्कुराया जाता है। एक दिन सिया नहीं आई, अगले दिन भी नहीं। एनजीओ वालों से पूछा तो किसी को कुछ नहीं पता। 3 दिन बाद जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा वो बाहर खड़ी थी, चुपचाप। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी मां की चारपाई पर अब सिर्फ एक सफेद चादर थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ पल बाद उसने कहा, मां ने कहा था कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, पर वो झूठ था। उस वक्त मेरे अंदर कुछ टूटा, लेकिन बाहर से मैंने खुद को थाम लिया और कहा, कभी कभी झूठ भी दवा होता है, और तुम्हारी मां ने तुम्हें हिम्मत की सबसे अच्छी दवा दी है। उस दिन सिया ने पहली बार मुझे गले लगाया और बहुत देर तक रोती रही। और उस दिन मैंने तय किया, अब सिया के सपने मेरी जिम्मेदारी हैं। अगले कई महीनों तक हम दोनों एक टीम बन गए। उसने खुद को झोंक दिया पढ़ाई में, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि उसे कभी किसी चीज की कमी ना हो। मैंने अपनी जॉब से जो बचा सकता था बचाया, कॉलेज के दोस्तों से मदद ली, सिया को एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवाया। और हर बार जब वो कहती, क्या मैं कर पाऊंगी, मैं बस इतना कहता, तू मेरी मां के हिस्से की भी उड़ान है। 3 साल बीत चुके हैं। आज सुबह मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, नीट 2025 रिजल्ट, सिया अग्रवाल, एयर 184। मैंने वो स्क्रीन देखा और मां की तस्वीर की ओर देखा, जो मेरे वॉलेट में हमेशा रहती है। शायद मां की दुआएं वाईफाई की तरह होती हैं, दिखती नहीं लेकिन हर जगह पहुंचती हैं। आज सिया डॉक्टर बनने की राह पर है, और मैं जानता हूं कि एक दिन वो भी किसी और के लिए वही झूठ बोलेगी जो उसकी मां ने बोला, जो मेरी मां ने बोला, और वो झूठ फिर किसी की जिंदगी बचाएगा। ये कहानी सिर्फ एक झूठ की नहीं, बल्कि उस हिम्मत की है जो सच्चाई से नहीं, झूठ से पैदा होती है, लेकिन ऐसा झूठ जो दिल से बोला गया हो, किसी की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए। मां अब नहीं है, लेकिन उनकी उड़ान अब भी जारी है, सिया के पंखों में, मेरी आंखों में, और उन बच्चों के चेहरों पर जिनकी दुनिया किसी के प्यार भरे झूठ से रोशन हो जाती है। दिसंबर की सर्द हवा दिल्ली की सड़कों को छूती हुई चल रही थी, और सिया अब मेडिकल कॉलेज में थी। नई जगह, नए लोग, लेकिन अब उसमें वो घबराहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब उसकी चाल में ठहराव था और आंखों में एक अलग सी चमक। हर शाम हम कॉल पर बात करते, वो अपने लेक्चर बताती, मैं अपनी जॉब की थकान छुपाता। पर उस रात उसने कुछ और कहा, भैया आज एक लड़की मिली, वो वैसी ही है जैसे मैं थी, चुप, टूटी हुई, लेकिन अंदर कुछ छुपा हुआ। मुझे लगता है उसे कोई चाहिए जो उसे समझ सके। मैं कुछ नहीं बोला, बस सुनता रहा, क्योंकि मुझे पता था सिया अब आगे बढ़ रही है, और अब वो सिर्फ उड़ नहीं रही, किसी और के लिए पंख भी बन रही है। अगले हफ्ते उसने उस लड़की के बारे में बताया। नाम था रिधिमा, उम्र लगभग 15, मेडिकल कॉलेज के पास के सरकारी शेल्टर होम में रहती थी।
माँ बाप ने छोड़ दिया था, एक रिश्तेदार के घर रहती थी जहां से भाग आई थी। स्कूल जाती थी लेकिन किसी से बात नहीं करती। सिया उससे मिलती, छोटी छोटी बातों में उसे समझती। धीरे धीरे रिधिमा ने सिया से सवाल पूछने शुरू किए। आपको कभी डर नहीं लगता था जब सब छोड़कर चले गए थे? सिया ने जवाब नहीं दिया, बस एक पुराना पेन उसे पकड़ा दिया। वही पेन जिससे वो अपने एग्जाम्स देती थी, जिसमें उसकी माँ की आखिरी छुअन बसी थी। रिधिमा ने वो पेन लिया और पूछा, क्या मैं इससे लिख सकती हूँ? सिया ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब तू खुद से वादा करे कि एक दिन तू इस पेन से किसी और की तकदीर भी लिखेगी। उस दिन के बाद रिधिमा ने बदलना शुरू किया। क्लास में बैठने लगी, नोट्स बनाने लगी। शेल्टर होम की वार्डन ने बताया कि अब वो ज्यादा मुस्कुराती है। सिया ने उसकी स्कूल फीस के लिए कैंपस में एक छोटा सा स्टॉल शुरू किया। पुरानी किताबें, हैंडमेड बुकमार्क्स और वो सारे सामान जो उसके जैसे बच्चे बना सकते थे। मैंने देखा सिया अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रही, वो अब एक मिसाल बन चुकी थी। रात को जब मैंने उससे पूछा, तुझे ये सब करने की ताकत कहाँ से मिलती है, तो उसने कहा, माँ के झूठ से नहीं, आपकी सच से। मैं समझ गया, हर वो वक्त जो हमने साथ गुजारा वो अब किसी और की जिंदगी में रंग भर रहा है। कुछ हफ्तों बाद रिधिमा ने सिया को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, मुझे नहीं पता था कि लोग बिना खून के रिश्ते भी माँ जैसे हो सकते हैं। आपने मुझे यकीन दिया कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ। उसके नीचे उसने एक लाइन लिखी थी, मैं भी एक दिन डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि किसी की माँ को बचा सकूं। वो लाइन पढ़कर सिया चुप रही। जब उसने मुझे फोन किया तो सिर्फ इतना कहा, भैया ये वही बात है जो मैंने कभी आपसे कही थी। और हम दोनों कुछ देर चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में जो बात थी वो हर शब्द से भारी थी। हमारे बीच अब शब्दों की जरूरत नहीं रही थी। समझ इतना गहरा हो चुका था कि एक सांस, एक खामोशी, एक हल्का सा लहजा काफी था सब कुछ कहने को। रिधिमा अब क्लास में टॉप करती थी और हम जान चुके थे कि वो एक दिन वहां तक जरूर पहुंचेगी जहां सिया है। हम तीनों अब एक डोर से बंधे हुए थे, एक झूठ से पैदा हुई हिम्मत, एक सच से मिली जिम्मेदारी और एक नए वादे से जमी नींव। ये कहानी अब आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन बिना शोर के, बिना किसी दिखावे के। जैसे बारिश की पहली बूंद मिट्टी को चुपचाप महकाती है, वैसे ही हमारे ये रिश्ते भी बिना शोर के जिंदगियां बदल रहे थे। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि अब किसी को झूठ नहीं बोलना पड़ रहा था, क्योंकि अब सच भी लोगों को बचा रहा था। सिया की जिंदगी अब क्लासरूम, हॉस्पिटल और उस शेल्टर होम के बीच बंटी हुई थी, जहां रिधिमा अब दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। चीजें सामान्य लग रही थीं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ बाहर से शांत होती हैं। अंदर धीरे धीरे कुछ ऐसा पक रहा होता है जो एक दिन सब बदल देता है। उस शाम हॉस्पिटल से निकलते वक्त सिया ने मुझे फोन किया। आवाज थकी हुई थी, लेकिन उसमें कोई भारीपन छुपा हुआ था जो उसने जताना नहीं चाहा। उसने कहा, आज एक केस आया है। छोटी बच्ची है, पायल, उम्र 8 साल, सर पर बाल नहीं है, बोलती भी नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं कि कहां से आई है, लेकिन आंखें कुछ कहती हैं जो समझ नहीं आ रहा। मैंने सिर्फ इतना कहा, देख, समझने की कोशिश मत कर, बस सुन। वो जो नहीं कह पा रही, शायद उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा सच हो। अगले कुछ हफ्ते सिया ने उस बच्ची के आसपास रहना शुरू किया, चुपचाप। पायल किसी से बात नहीं करती थी, ना रोती थी, ना हंसती थी। हॉस्पिटल स्टाफ उसे केस नंबर 271 कहकर बुलाता था, लेकिन सिया ने उसे पहली बार नाम से पुकारा। वो नाम सुनकर पहली बार पायल ने उसकी ओर देखा, बिना किसी भाव के, लेकिन नजर टिकाई। सिया हर रोज उसकी फाइल में नए डॉक्टर्स की नोट्स पढ़ती। कुछ क्लियर नहीं था, ट्रॉमा डीप था। जब एक दिन उसने पायल को एक ब्लैंक पेज और रंगीन पेंसिलें दी, तो पायल ने कुछ नहीं बोला, बस उन पेंसिलों को हाथ में लिया और पेज पर एक घर बनाया, जिसके ऊपर एक क्रॉस था और नीचे सिर्फ एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, आंखें गोल और खाली। उसने फिर पेंसिल नीचे रख दी और दीवार की ओर मुंह मोड़ लिया। सिया समझ चुकी थी, पायल ने अपना घर खोया है, शायद किसी हिंसा में, शायद किसी ऐसे हादसे में जिसे कोई बच्चा बयान नहीं कर सकता। उस दिन के बाद सिया ने उसका इलाज फिजिकल से ज्यादा इमोशनल शुरू किया। उसने पायल के लिए एक छोटी सी डायरी लाई, जिसमें हर पेज पर एक सवाल था। तुझे क्या अच्छा लगता है? कभी डर लगता है? कोई सपना देखा है? पहले कई पन्ने खाली रहे, फिर एक दिन जब सिया हॉस्पिटल पहुंची तो देखा कि एक पन्ने पर जवाब था, सपने नहीं आते, बस ये 3 शब्द। लेकिन उन 3 शब्दों ने सिया को अंदर से हिला दिया। किसी बच्चे को जब सपने भी छोड़ दें तो समझो
उसने सब कुछ छोड़ दिया है। उसी रात सिया ने पायल को अपने हॉस्टल ले जाने का डिस्चार्ज पेपर प्रोसेस करवाया। काफी बहस के बाद उसे कुछ दिनों के लिए फॉस्टर गार्जियनशिप में लेने की अनुमति मिल गई। पायल अब हॉस्टल में थी। सिया के कमरे के कोने में उसका छोटा सा गद्दा, एक बैग जिसमें सिर्फ 2 कपड़े और वो डायरी। धीरे धीरे पायल की दिनचर्या बदलने लगी। सिया उसे अपने साथ कैंपस ले जाती, लाइब्रेरी में बैठाती, उसे किताबें दिखाती जिनमें रंग थे, कहानियां थीं। एक दिन जब सिया ने उससे पूछा, पायल तू क्या बनना चाहती है, तो उसने कहा, कुछ भी नहीं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तब तक तू मेरा बना रह, जब तक तुझे अपना पता न मिल जाए। वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराई थी और यही पहली मुस्कान उस बदलाव की शुरुआत थी जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। 1 महीने बाद सिया की एक सीनियर डॉक्टर को पायल की मानसिक स्थिति पर रिसर्च करनी थी। उन्होंने पायल से कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा, लेकिन पायल ने इनकार कर दिया। सिया ने वजह पूछी तो उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे किसी और की स्टोरी नहीं बनना। उस दिन सिया देर रात तक रोती रही, शायद इसलिए नहीं कि पायल ने मना किया, बल्कि इसलिए कि पायल अब अपनी स्टोरी खुद लिखना चाहती थी। वो बदलाव था, एक चुप बच्ची का अपने दर्द पर मालिकाना हक जताना। पायल अब हर दिन डायरी में एक लाइन लिखती थी, आज मैंने एक फूल देखा, आज मैंने सिया दीदी के हाथों की गर्मी महसूस की, आज मैंने आईने में खुद को देखा। एक दिन उसने लिखा, आज मुझे पहली बार लगा मैं बच्ची हूं। सिया ने जब वो पढ़ा तो उसने कुछ नहीं कहा, बस पायल को गले लगाया। पायल अब स्कूल जाने लगी है, बाल अब भी नहीं उगे, लेकिन उसने एक रंगीन रिबन पहनना शुरू किया है जो सिया ने उसे दिया था। और सबसे जरूरी बात, अब वो हर सपने को देखती है जिसे एक वक्त उसने खो दिया था। और ये कोई चमत्कार नहीं था, कोई बड़ी स्कीम नहीं, बस एक इंसान ने दूसरे इंसान को सुना, समझा, बिना ये पूछे कि क्या फायदा होगा। ये एक नई कहानी थी जिसमें न झूठ था, न बहादुरी के बड़े बड़े दावे, बस चुपके से बदलती जिंदगी थी, जिसे कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन जिसकी गर्मी सर्द हवाओं में भी महसूस होती है। पायल अब स्कूल जाती थी, डायरी लिखती थी और हर दिन सिया के साथ कुछ नया सीखती थी, लेकिन फिर भी उसके भीतर कुछ ऐसा था जो पूरी तरह खुला नहीं था। एक शाम सिया हॉस्टल लौटी तो देखा पायल खिड़की के पास बैठी है। उसकी आंखें कहीं दूर टिकी थीं, जैसे वो किसी पुराने लम्हे को फिर से जी रही हो। सिया ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गई। कुछ देर खामोशी रही, फिर पायल ने धीरे से कहा, दीदी मुझे डर लगता है कि अगर मैं खुश हो जाऊं तो सब कुछ फिर से छिन जाएगा। सिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, खुश रहना कोई गुनाह नहीं है पायल, ये वो चीज है जो तुझसे किसी ने जबरन छीनी थी, अब तुझे उसे वापस लेना है। उस रात पहली बार पायल ने खुद से पूछा, क्या मुझे वाकई खुशी चाहिए? और अगली सुबह उसने स्कूल में हाथ उठाकर सवाल पूछा। एक छोटा सा कदम था, लेकिन उसके लिए ये जीत थी। उसी हफ्ते सिया को कॉलेज से ऑफिशियल इंटर्नशिप के लिए एक गांव भेजा गया। मेडिकल कैंप लगाने के लिए उसे तय करना था कि पायल को साथ ले जाए या किसी के पास छोड़े, लेकिन पायल ने खुद कहा, दीदी मैं भी चलूंगी, मैं अब डरती नहीं। उस गांव में हर तरफ हरियाली थी, लेकिन जिंदगी के नाम पर सिर्फ धूल भरे चेहरे और सूखी उम्मीदें थीं। वहां एक बूढ़ी औरत मिली जो इलाज के लिए रोज 30 किलोमीटर पैदल चलती थी। उसकी आंखों में वो थकान थी जो सिया ने अपनी माँ में देखी थी। सिया ने उसका इलाज शुरू किया और पायल ने उसके पैरों को धोकर पट्टी बांधी। गांव के बच्चों ने पायल को दीदी कहना शुरू कर दिया। वो जो कभी एक शब्द नहीं बोलती थी, अब बच्चों को कहानियां सुनाती थी। गांव के आखिरी दिन एक औरत आई, अपने 4 साल के बेटे को लेकर, जो जन्म से गूंगा था। वो कहती रही कि उसने हर जगह दिखाया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिया ने चेकअप किया और पाया कि इलाज संभव है, लेकिन वक्त लगेगा और अनुशासन चाहिए। और जब औरत ने मायूस होकर कहा कि वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती, तो पायल ने अपनी पुरानी किताबें, अपनी 2 जोड़ी चप्पल और वो गुलाबी रिबन जिसे वो हमेशा पहनती थी, उठाकर सिया को दिए और कहा, इनसे कुछ पैसे मिलेंगे क्या, ताकि उसका इलाज शुरू हो सके। सिया ने पायल को देखा और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन गला भर आया। उस शाम सिया ने पहली बार महसूस किया कि जो प्यार माँ ने उसे दिया था, अब वही पायल किसी और को दे रही थी। बिना शर्त, बिना किसी उम्मीद के गांव से लौटने के बाद पायल फिर से अपने स्कूल लौट गई, लेकिन अब वो सिर्फ पढ़ने नहीं जाती थी। वो वहां बच्चों के साथ बैठती थी जिनके घर नहीं थे, जिनकी नींद डर से टूटी हुई थी, और उन्हें वो कहानियां सुनाती थी जिनमें डर हार जाता था।
और एक दिन जब स्कूल में टीचर ने कहा कि हर बच्चा अपने रोल मॉडल का नाम लिखे, तो पायल ने लिखा माँ। और जब टीचर ने पूछा कि कौन माँ, तब पायल ने कहा वो जो झूठ बोलकर भी तुम्हें जिंदा रखे और फिर चुप हो जाए, वो जो अपना नाम न बताए लेकिन तुम्हें नाम दे दे। उस दिन पायल की डायरी में एक नई लाइन जुड़ी, आज मैंने जाना कि माँ होना खून से नहीं होता, किसी की सांसों को अपने हिस्से से चलाना माँ होना है। उस रात सिया ने भी डायरी लिखी, लिखा माँ, तूने झूठ बोला था लेकिन उस झूठ ने मुझे हिम्मत दी। आज मैं वही झूठ किसी और के लिए बोल रही हूं और जानती हूं एक दिन वो भी ऐसा ही करेगा। फिर वो झूठ नहीं बचेगा, वो एक विरासत बन जाएगा जो टूटे हुए बच्चों को जोड़ देगा। इस तरह कहानी आगे बढ़ती गई, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, बस धीरे धीरे उन बच्चों की सांसों में घुलती हुई जो अब सपने देखने से डरते नहीं थे। दिल्ली लौटने के बाद सिया ने कॉलेज में अपने आखिरी सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दी थी। इंटर्नशिप के साथ पढ़ाई और हॉस्पिटल की ड्यूटी के बीच उसका वक्त अब पूरी तरह भर चुका था। लेकिन उस सब के बीच एक चिट्ठी ने सब कुछ बदल दिया। चिट्ठी रजिस्टर डाक से आई थी, हाथ से लिखा पता था, पर भेजने वाले का नाम नहीं था। अंदर बस दो चीजें थीं, एक पुरानी फोटो जिसमें एक 6-7 साल की बच्ची किसी आदमी के कंधों पर बैठी मुस्कुरा रही थी, और एक लाइन जो पीछे लिखी थी, मैं अब भी इंतजार कर रही हूं, क्या तुम मुझे पहचान पाओगी। सिया ने उस फोटो को देर तक देखा। चेहरे धुंधले थे लेकिन उस मुस्कान में कुछ था जो जाना पहचाना सा लगा। उस रात उसने पुरानी डायरी निकाली, माँ की लिखी कुछ पंक्तियां पढ़ी और हर शब्द के पीछे कुछ छिपा हुआ महसूस किया, जैसे माँ ने कुछ अधूरा छोड़ दिया हो, कुछ ऐसा जो वो बताना चाहती थी लेकिन वक्त नहीं मिला। अगले दिन उसने उस पते पर एक पोस्ट कार्ड भेजा, सिर्फ एक लाइन लिखी, अगर तुम मेरी कहानी जानती हो तो मिलो। 1 हफ्ते बाद जवाब आया। उस पते पर कोई लड़की नहीं थी, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि 2 महीने पहले वहां एक औरत आई थी जिसका कहना था कि वो किसी को ढूंढ रही है जो कभी इसी मोहल्ले में रहती थी। वो हर दरवाजे खटखटाती रही लेकिन फिर अचानक चली गई। जवाब अधूरा था लेकिन सवाल और बड़ा हो गया था। सिया अब सिर्फ खुद को नहीं समझना चाहती थी, वो माँ के अतीत को भी जानना चाहती थी। उसे उस झूठ की जड़ तक जाना था जिसने उसकी जान बचाई थी लेकिन जिसकी गहराई अब भी अनजान थी। वो हॉस्पिटल की एक पुरानी रिकॉर्ड फाइल ढूंढने निकली जिसमें माँ की मेडिकल रिपोर्ट्स थी। एक डॉक्टरी रिमार्क था जिसमें लिखा था, पेशेंट बार बार एक नाम दोहराती है, अमृता। उस नाम ने जैसे सब कुछ रोक दिया। अमृता उसकी माँ नहीं थी, लेकिन शायद कोई थी जो माँ के पास थी, जिसे माँ आखिरी वक्त तक याद करती रही थी। उसने मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिस में संपर्क किया और पाया कि अमृता नाम की एक महिला उसी वक्त उसी हॉस्पिटल में नर्स थी जब माँ भर्ती हुई थी, लेकिन अब रिटायर हो चुकी थी और एक वृद्धाश्रम में रहती थी सिया। अगले ही दिन उस वृद्धाश्रम पहुंची। वहां एक कमरा था जिसके दरवाजे पर सिर्फ एक नाम था, अमृता। अंदर एक बूढ़ी औरत खिड़की के पास बैठी थी, बाल सफेद लेकिन आंखों में वो शांति थी जो बहुत कुछ देखने के बाद आती है। सिया ने जैसे ही अपना नाम बताया, अमृता ने उसकी ओर देखा और कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तू वही है ना जिसकी माँ मेरे सामने हर रात सिर पकड़े रोती थी और कहती थी कि मेरी बेटी को ये दुनिया कभी समझ नहीं पाएगी, इसलिए मैं उसे मजबूत बनाऊंगी, चाहे उसे सच्चाई से दूर रखना पड़े। सिया वहीं बैठ गई और पहली बार खुद को माँ के बाहर से देख रही थी। अमृता ने कहा, तेरी माँ की जिंदगी आसान नहीं थी, उसे बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन जब तू पैदा हुई तो वो पहली बार टूटी नहीं थी। वो पहली बार डरी थी कि अगर सब कुछ तू जान गई तो तू भी उसकी तरह टूट जाएगी। सिया की आंखें भर आई थीं, लेकिन अब उसमें कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अधूरी गूंज थी जिसे वो अब पकड़ पा रही थी। अमृता ने फिर एक लिफाफा निकाला जो माँ ने मरने से कुछ दिन पहले उसे दिया था। खोलने को कभी कहा नहीं था, लेकिन अब वक्त था। अंदर एक चिट्ठी थी, माँ की लिखी हुई, अगर सिया कभी मेरे अतीत तक पहुंचे तो उसे कहना कि मैं उससे माफी नहीं मांगती क्योंकि मैंने झूठ बोला, लेकिन उस झूठ में मैंने उसे जिंदा रखा। उस झूठ में मैंने उसके लिए एक रास्ता छोड़ा, और अगर वो आज इस चिट्ठी तक पहुंची है तो मैं जानती हूं कि उसने मेरा झूठ जी लिया है और अब वो खुद किसी का सच बन सकती है। चिट्ठी का आखिरी शब्द था, सिया मेरी बेटी नहीं, मेरी पहचान है। उस दिन के बाद सिया ने पहली बार डायरी में लिखा, माँ अब मैं तुझसे नाराज नहीं,
अब मैं तुझे समझ चुकी हूं। अब तेरे हर झूठ में छुपा प्यार मुझे साफ दिखता है। और उसी रात पायल ने उसे पहली बार बिना डर के गले लगाया और कहा, दीदी तुमने मुझे बचाया, पर शायद उससे पहले तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाया और अब वो मुंह तक भी पहुंच गई हैं। उस रात किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया गया था। अब यह कहानी बंद नहीं हो सकती थी। अब यह सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी तक चलने वाली रोशनी बन चुकी थी। पायल अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रही थी। वो परीक्षा कोई पेपर या रिपोर्ट कार्ड नहीं थी, बल्कि खुद से, उस डर से, उस साए से जिसे उसने सालों सीने में दबा रखा था। सिया के कॉलेज की आखिरी दिन की प्रेजेंटेशन थी, जहां उसे इमोशनल ट्रांसफर थेरेपी पर बात करनी थी। सिया ने तय किया कि वह सिर्फ रिसर्च नहीं सुनाएगी, वो एक कहानी सुनाएगी, पायल की कहानी। सिया ने स्टेज पर खड़े होकर अपनी आवाज की कंपन में सालों का सच समेटा। उसने वो झूठ बताया जो एक माँ ने बोला था, वो डर जिसे एक बच्ची ने निगला था, और वो साहस जो बिना शोर के किसी की नींद लौटा लाया। भीड़ खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में एक गूंज थी, कनेक्शन की, समझ की, और उस अंधेरे की जिसकी पहचान सबके भीतर कहीं ना कहीं मौजूद होती है। वहीं एक कोने में बैठी पायल, जो अब पहले जैसी चुप बच्ची नहीं थी, अपने दोनों हाथों में ताली बजा रही थी। उसकी आंखों में पानी नहीं था, अब वहां चमक थी। सिया की बात खत्म हुई और हाल में एक शांति सी छा गई। फिर तालियों की बौछार शुरू हुई। बाहर निकलते वक्त एक लड़की सिया के पास आई, बोली, मेरी माँ ने भी एक झूठ बोला था और आज पहली बार मुझे उससे शिकायत नहीं रही। यही सिया की जीत थी, यही पायल की उड़ान थी। उस रात सिया और पायल ने एक छोटी सी मिठाई का डिब्बा खोला जो माँ ने कभी अमृता को दिया था, और उसमें एक और चिट्ठी थी, माँ की आखिरी आवाज, अगर ये मिठाई तुम तक पहुंचे तो समझ लेना कि तुमने खुद को माफ कर दिया है। अब आगे किसी और के लिए वही झूठ बोलना जिससे वो बच जाए। सिया ने वो मिठाई पायल को दी। पायल ने एक टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा, अब मेरी कहानी शुरू होती है। यही था वो मोड़ जहां झूठ से शुरू हुई एक कहानी सच में बदल गई। एक माँ के झूठ ने एक लड़की को जिंदा रखा, और वो लड़की आज दूसरों के लिए एक उम्मीद बन गई। अब पायल एक एनजीओ के लिए काम करती है, जो ट्रॉमा से गुजर चुके बच्चों के साथ मिलकर कहानियां लिखवाती है, कहानियां जो उन्हें दर्द से आगे ले जाएं। सिया अब डॉक्टर सिया बन चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं कि उसने डिग्री ली, बल्कि ये कि उसने माँ को समझा, खुद को माफ किया और हर उस इंसान को थामा जो डूबने के कगार पर था। और अब यहां आकर यह कहानी खत्म नहीं होती, ये तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि हर झूठ जो किसी को बचा ले, वो झूठ नहीं, वो विरासत बन जाता है। और अब हम तुमसे पूछना चाहते हैं, क्या तुम्हारे जीवन में भी किसी ने ऐसा झूठ बोला है जो तुम्हें तोड़ने के बजाय जोड़ गया? क्या किसी ने तुम्हारे लिए वो रास्ता छिपाया जिससे तुम अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ सको? अगर हाँ, तो आज उस इंसान का नाम कमेंट में लिखो, उन्हें शुक्रिया कहो। और अगर तुम खुद वो इंसान बन चुके हो जिसने किसी को बचाया, किसी को संभाला, तो खुद को गर्व से लिखो, क्योंकि ये कहानियां तभी जिंदा रहती हैं जब उन्हें सुना जाए, बांटा जाए। अगर तुम्हें ये कहानी महसूस हुई हो, अगर कहीं कुछ तुम्हारे अंदर हिला हो, तो इसे शेयर करो, ताकि कोई और पायल, कोई और सिया, किसी और माँ के झूठ को समझ सके। और हाँ, अपना नाम नीचे कमेंट करो। हमें जानना है हमारी अगली कहानी कहाँ से शुरू होगी। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी में, शायद तुम्हारी सुनते हुए।